नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मरम्मत के अधिकार को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। परमाणु हथियार को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और चीन के बीच में किस तरीके से प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, हम इस न्यूज़ को भी देखने वाले हैं। वैश्विक खाद्य कीमतों से जुड़ा हुआ जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रोजगार में सुधार के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, इससे जुड़े हुए न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल विक्रेता बन गया है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अपहोल्डिंग द राइट टू रिपेयर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में राइट टू रिपेयर यानी कि मरम्मत के अधिकार को लेकर के चर्चा किया गया है। क्यों यह जरूरी है, दुनिया के अन्य देशों में राइट टू रिपेयर को लेकर के क्या किया जा रहा है, भारत में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर के यह एडिटोरियल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको कि आपको ध्यान से समझना है। अगर हम राइट टू रिपेयर यानी कि मरम्मत के अधिकार की बात करें तो इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी उत्पाद खरीदा जाता है तो उस व्यक्ति के पास उसका पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति जहां चाहे उस उत्पाद को मरम्मत करवा सकता है, उसमें कुछ बदलाव करा सकता है, और इसका अधिकार जो है एक उपभोक्ता के पास होना ही चाहिए। और अगर कंपनियों के द्वारा मरम्मत का अधिकार उपभोक्ता को नहीं दिया जाता तो इसका मतलब ये है कि जो निर्माता है वह रिपेयर करने के सारे अधिकार अपने पास रखना चाहता है और उपभोक्ता से रिपेयर करने के अधिक से अधिक कीमत वसूलना चाहता है। यानी कि जब मोनोपोली हो जाएगी तो यहाँ पर जो निर्माता है उस सामान का वो जैसे चाहेगा उपभोक्ता से स्पेयर पार्ट के पैसे वसूलेगा। एक तो आप पहले सामान खरीदते हैं, उसके बाद सामान बनाने वाली कंपनी के द्वारा रिपेयर के नाम पर बहुत ही ज्यादा पैसा उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। यहाँ पर जो निर्माता कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं के कारण जो है वे थर्ड पार्टी को अपने सामान नहीं बेचते हैं, उन्हें यह अधिकार नहीं देते हैं कि वे उनके सामान को खोल करके उसे ठीक करें। तो इस तरह की बातें बहुत सारी कंपनियों के द्वारा कही जाती हैं। हालांकि अगर हम देखें तो कई देशों ने जो है इसको लेकर के पहले की हैं। अपने अपने देशों में इन देशों के द्वारा उपभोक्ताओं को राइट टू रिपेयर दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक तर्क ये भी है कि अगर हम राइट टू रिपेयर देते हैं उपभोक्ताओं को तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ता है तो उपभोक्ता उसे आसानी से कहीं भी जाकर के ठीक करा सकता है। इससे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं उनकी मात्रा में कमी आएगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है वो भी ये कहता है कि ग्राहक के पास चुनने का अधिकार होना चाहिए कि आखिर वह किस कंपनी से, किस पार्टी से अपने सामान का रिपेयर कराना चाहता है। यानी कि हमारे देश में भी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह मरम्मत प्रक्रियाओं के एकाधिकार के खिलाफ है। आपको ध्यान में रखना है कि शमशेर कटारिया बनाम होंडा सीएल कार इंडिया लिमिटेड 2017 का जो मामला था उसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी यह फैसला सुनाया था कि जो एंड यूजर लाइसेंस समझौते हैं उसके माध्यम से कंपनियों के द्वारा स्वतंत्र ऑटोमोबाइल मरम्मत इकाइयों को स्पेयर पार्ट्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करना प्रतिस्पर्धा विरोधी है। कि अगर कोई कंपनी, जैसे यहां पर कोई कार बनाने वाली कंपनी है, अगर वह अपने स्पेयर पार्ट्स किसी तीसरे ऑटोमोबाइल रिपेयर करने वाले इकाइयों को नहीं बेचती है तो इसका मतलब यह है कि वह जो कंपनी है वह प्रतिस्पर्धा विरोधी है। यानी कि
यह उपभोक्ता का अधिकार होना चाहिए कि आखिर वह अपने कार का जो सर्विसिंग है वह निर्माता के सर्विस सेंटर पर कराना चाहता है या फिर उसकी जो मर्जी है जिस पर वह भरोसा करता है उस दुकान में जाकर के अपना कार का सर्विसिंग कराना चाहता है। और यहाँ पर कार बनाने वाली कंपनियों को अपने जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसे ओपन मार्केट में भी देना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता को चुनने का अधिकार मिल सके कि वह कहां जाकर के अपने कार को ठीक कराना चाहता है, उसकी सर्विसिंग कराना चाहता है। तो इस तरह की बातें भारत में भी कही गई हैं। अगर हम दुनिया को देखें तो फ्रांस में जो है इसको लेकर के बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फ्रांस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कुछ भी बेचते हैं तो यहाँ पर उसको बनाने वाली जो कंपनी है वह यह बताती है कि आखिर जो उसका सामान है वह मरम्मत करने योग्य है कि नहीं, इसको मरम्मत करना कितना मुश्किल है, या फिर यह जो सामान है वह बिल्कुल भी मरम्मत करने योग्य नहीं है। और इन सभी बातों को देख करके फिर उपभोक्ता यह तय करता है कि उसे उस कंपनी का सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। यानी कि फ्रांस में जो है निर्माताओं के द्वारा अपने उत्पादों पर एक मरम्मत योग्यता सूचकांक प्रदर्शित करना होता है। उसी तरीके से अगर हम यूके की बात करें तो यूके के द्वारा भी 2021 में अपने नागरिकों को मरम्मत का अधिकार दिया गया, जो निर्माताओं को स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। अमेरिका में भी इसको लेकर के कुछ कानून बनाए गए हैं। वहां पर जो मोटर व्हीकल ऑनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट है 2012 का, वो भी यही बात कहता है कि इन कार बनाने वाली कंपनियों को थर्ड पार्टी को अपने स्पेयर पार्ट्स मुहैया कराने होंगे। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वह इसके पक्ष में नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अक्सर ऐसे तंत्रों का निर्माण करती हैं जिससे कि उपभोक्ता के लिए बाहर जाकर के अपने सामान का मरम्मत कराना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वहां पर यह लिखा होता है कि अगर आप इसे किसी तीसरे पार्टी के पास जाकर के खुलवाते हैं तो यहां पर जो वारंटी दी गई है कंपनी के द्वारा वह जो है खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के नियम बना करके ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक तरीके से उपभोक्ता का जो चुनने का अधिकार है उस पर अंकुश लगाती हैं, जो राइट टू रिपेयर का अधिकार है उपभोक्ता का उस पर अंकुश लगाती हैं, जो कि सही नहीं है। तो इन्हीं सब बातों की यहाँ पे चर्चा हुई है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, और ये बात सिप्री के द्वारा कहा गया है और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 रक्षा से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि एक रक्षा थिंक टैंक है, उसके द्वारा यह कहा गया है कि भारत जो है वह अपने परमाणु हथियारों को विस्तारित कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके द्वारा यह कहा गया है कि जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे, लेकिन सिप्री का यह कहना है कि ऐसा लगता है कि भारत इनकी संख्या में इजाफा कर रहा है। इसी तरीके से सिप्री का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या को विस्तार दिया जा रहा है, यानी कि भारत के तरह पाकिस्तान भी यह चाहता है कि उसके जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या में वृद्धि हो। सिप्री के रिपोर्ट में चीन को लेकर के भी कुछ बातें कही गई हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर सिप्री ने अपने बयान में यह कहा है कि चीन भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार वृद्धि करने की चाहत रखता है, और यहां पर चीन जो है लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। और आपको ध्यान में रखना है कि चीन के पास जनवरी 2021 और जनवरी 2022 तक 350 परमाणु हथियार थे, लेकिन चीन भी इनको बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसा कहना है सिप्री का। तो ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि पूरी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और वे देश हैं यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया।
और यहाँ पर सिप्री का जो ईयर बुक आया है 2022 का, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो 90% से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं वह सिर्फ 2 देशों के पास हैं, और वो देश हैं अमेरिका और रसिया। उसके बाद चीन का नंबर आता है जिसके पास 350 हथियार थे, और यहाँ पर जनवरी 2022 का ये डेटा है। आप देख सकते हैं कि चीन लगातार जो है अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाता जा रहा है। तो इस पूरे डेटा को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिप्री का ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आपको देखना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है चूजिंग साइड, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोई भी देश यहाँ पर झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर सिंगापुर में जो सांग्रीला डायलॉग हुआ था, जो कि इस क्षेत्र का बहुत ही हाई प्रोफाइल सुरक्षा डायलॉग है, वहां पर अमेरिका के जो रक्षा सचिव थे उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि चीन के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से चीन पूर्वी चीन सागर में भारी मात्रा में मछली पकड़ रहा है, उसकी ये जो गतिविधियां हैं, इसी तरीके से दक्षिणी चीन सागर में उसके द्वारा जो मानव निर्मित द्वीप बनाए गए हैं वहां पर जो हथियारों को तैनात किया जा रहा है, या फिर अगर हम भारत के साथ उसकी स्थिति देखें, एलएसी पर जिस तरीके से वह आक्रामक दृष्टिकोण रखता है, उससे यह समझ में आता है कि चीन इस पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। और अमेरिका के भी यही चाहत है कि वो इस पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को फिर से और बढ़ाए। और यहां पर दोनों देश यानी कि अमेरिका और चीन दोनों अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के देशों के बीच में अब ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है कि आखिर वह किसको चुने, यानी कि वह अमेरिका की तरफ जाएं या फिर चीन की तरफ जाएं। और यहां पर जिस सांग्रीला डायलॉग की बात हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो सांग्रीला डायलॉग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा डायलॉग है। आपको ध्यान में रखना है कि एक स्वतंत्र थिंक टैंक जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडी, उसके द्वारा सिंगापुर में सालाना एक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन बुलाया जाता है जिसका नाम है सांग्रीला डायलॉग। इस डायलॉग में आमतौर पर इस क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित पत्रकार, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और एशिया प्रशांत देशों के जो सैन्य प्रमुख हैं वे भाग लेते हैं। इस डायलॉग में इस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति है उस पर इन लोगों के द्वारा अपना अपना व्यू रखा जाता है, अपनी अपनी बातों को रखा जाता है, जिससे यह समझ बनती है कि आखिर एशिया प्रशांत में जो है किस तरह के जियोपॉलिटिक्स हो रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस फोरम का नाम सिंगापुर के एक होटल से लिया गया है जिसका नाम है सांग्रीला, जहां पर 2002 से लगातार इसे आयोजित किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि शिखर सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, और यहां पर जो बातें सामने आती है वो काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसे डायलॉग में अगर अमेरिका के द्वारा चीन को लेकर के सख्त रूप अपनाया गया है तो इसका मतलब है कि अमेरिका चीन को काफी गंभीरता से ले रहा है। अगर हम भारत के स्थिति की बात करें तो यहां पर इस बात को दर्शाया गया है कि भारत भी इसी दुविधा में है कि आखिर वह इस क्षेत्र में किसके साथ जाए। आप सभी को ध्यान में रखना है कि क्वाड का मेंबर होने पर भी भारत के द्वारा हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर चीन की आलोचना उस तरीके से नहीं की गई है जिस तरीके से क्वाड के अदर मेंबर्स के द्वारा किया गया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा जिस तरीके से एलएसी पर अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा गया है, उसको देखते हुए भारत जो है चीन पर विश्वास नहीं कर सकता है। भारत को अमेरिका के साथ की जरूरत है इस क्षेत्र में। तो यहां पर एक तरीके से जो भारत की स्थिति है वैसी स्थिति इस क्षेत्र के दूसरे देशों की है।
वह यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में राइवलरी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, वे किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। इस टॉपिक पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। ये टॉपिक भी समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है और यहाँ पर उन्हीं सही बातों को दोहराया गया है जिन बातों पर हमने पहले भी चर्चा किया है कि आखिर वे क्या कारण हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह बताई गई है, लेखक के द्वारा यहां पर यह जानकारी दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा जो आंकड़े यहां पर बताए जाते हैं उससे यह लगता है कि 1960 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और पूरी दुनिया के बाद जब इसे अपनाया गया तो उसके बाद से पूरी दुनिया जो है 3 बार इस तरह के खाद्य संकट से या फिर खाद्य मूल्य संकट से गुजरी है। यहां पर जो पहली बार पूरी दुनिया में अनाजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी वह 1973-1976 में हुआ था। उसी तरीके से 2008 में भी यह देखा गया कि पूरी दुनिया में जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़े और 2020 की तीसरी तिमाही में फिर से यह देखने को मिला कि पूरी दुनिया में जो खाद्य कीमतें हैं वह ऊपर जाने लगी हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लेंगे, कुछ नई बातें यहां पर बताई गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वह एक बहुत बड़ा कारण है वैश्विक खाद्य संकट का। आपको ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक का जो खाद्य वस्तु मूल्य सूचकांक आता है उसमें यह दर्शाया गया है कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम हैं उनमें 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के दाम, खाद्य तेलों के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े हैं और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन इन वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश थे। तो यहां पर जो डेटा है वो साफ साफ बताता है, आप देख सकते हैं यहां पर कि जो एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स है वो साफ साफ बताता है कि चाहे वह रॉ मटेरियल हो या फिर जो बेवरेज हो यानी कि जो पेय पदार्थ हैं जैसे कोको कोला, बिस्किट्स, ये सब उन्हें हम बेवरेज कहते हैं, उनके दामों में भी भारी उछाल आया है और जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम तो लगातार इन 2 महीनों में बढ़े हैं। तो आप यहां पर डेटा से भी इसको जान सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो गेहूं का जो सप्लाई है उसमें भी भारी कमी आई है। आप देख सकते हैं कि 2021 और 2022 में गेहूं और मेज की जो सप्लाई थी वह काफी कम हुई है। तो यहां पर जो डेटा दिया गया है उसको अगर हम देखते हैं तो ये साफ साफ दिखता है कि जो वीट और मेज की सप्लाई है वह काफी कम हुई है और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक थे। उसी तरीके से अगर हम चावल और सोयाबीन की सप्लाई को देखें यहां पर भी आपको कमी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 2021 की तुलना में जो राइस का सप्लाई यानी कि चावल का जो सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में उसमें काफी कमी आई है। उसी तरीके से सोयाबीन की सप्लाई को अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें हुई है, जरूर हुई है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि जो मांग है पूरे विश्व की उसको पूरा किया जा सके। तो इन सभी डेटा को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पूरी दुनिया जो है वह गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा है। तो इस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे और जो अलग से बात यहां पर बताई गई है उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 7 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए लाया गया है जहां पर यह बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी की दशा थी उसमें कुछ सुधार हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के द्वारा ये डेटा पेश किया गया है जिसमें यह बताया गया है
कि पिछले कुछ महीनों में जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि हुआ है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बताया गया है कि आखिर वे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रिकवरी हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर रियल एस्टेट का डेटा दिया गया है और रियल एस्टेट में अगर हम देखें तो 2021 की तुलना में जो है कुछ रिकवरी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहां पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और लोगों को इस क्षेत्र में जो है रोजगार मिला है। इसी तरीके से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो यहां पर भी कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर भी कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिले हैं। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर किन किन सेक्टर में जो है रोजगार पैदा हुए हैं, रोजगार लोगों को मिले हैं। अगर आप देखें तो यहां पर मार्च, अप्रैल और मई का डेटा जो कि 2022 का ही है उसको कंपेयर किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो मई 2022 का जो डेटा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर में जो है अवसरों में कमी आई है, लेकिन जो इंडस्ट्री है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर रोजगार में वृद्धि हुआ है। उसी तरीके से सर्विस सेक्टर भी जो है वो पहले की तरह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बन के उभरा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जो है ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि एग्रीकल्चर में जो नौकरी के अवसर हैं वो यहां पर थोड़े से कम हुए हैं। यहां पर मेटल इंडस्ट्री का भी जिक्र किया गया है और यहां पर भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। और यहां पर यह बताया गया है कि मेटल इंडस्ट्री में मई के महीने में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हुआ है। यहां पर यह बताया गया है कि मेटल इंडस्ट्री में 9.4 मिलियन लोगों को मई के महीने में रोजगार मिला है, जो कि कोरोना महामारी के आने के पहले से भी ज्यादा है। तो यहां पर जो डेटा दिया गया है रिकवरी का, उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से सेक्टर जो हैं अभी रिकवर कर रहे हैं, कहां पर जो है हमें ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। आइए एक और न्यूज पर हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 14 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है रसिया इज नाउ सेकेंड बिगेस्ट ऑयल वेंडर टू इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर यह बताया गया है कि रसिया ने जो है सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है और यहां पर इराक के बाद रसिया जो है वह दूसरे नंबर पर है भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के मामले में। तो जिस तरीके से यूक्रेन वॉर के कारण रूस में जो कच्चे तेल की कीमत में कमी आई है उसका भरपूर फायदा भारत के द्वारा उठाया जा रहा है और रूस के द्वारा भी भारत को भारी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात किया जा रहा है और इसीलिए जो है रूस ने जो है सऊदी अरेबिया को यहां पर पीछे छोड़ दिया है। तो यहां पर आपको इस न्यूज को भी ध्यान में रखना है, जहां एक और पूरा विश्व जो है रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, उसके साथ अपने बिजनेस को कम कर रहा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है कम से कम ऑयल इंपोर्ट के मामले में रूस के साथ खड़ा हुआ है। उससे भारी मात्रा में जो है ऑयल का इंपोर्ट भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मरम्मत का अधिकार क्या है? उपभोक्ताओं के लिए मरम्मत का अधिकार क्यों जरूरी है और इसके लिए कौन से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कि इस पर आपको चर्चा करनी है। तो सभी बातों पर हमने चर्चा किया है। आपको समझाना है कि आखिर मरम्मत के अधिकार के पीछे का तर्क क्या है, उपभोक्ताओं से इसको क्या फायदा होगा, कंपनियों के द्वारा क्यों इसका विरोध किया जाता है और पूरी दुनिया में राइट टू रिपेयर को लेकर के कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे जैसे अमेरिका और चीन अपनी प्रतिद्वंद्विता को तेज कर रहे हैं, अन्य देशों को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की स्थिति इस मुद्दे पर क्या है, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां पर समझाना होगा कि जिस तरीके से पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में
अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस कारण से इस क्षेत्र के देशों के सामने यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई है कि आखिर वे अमेरिका का साथ दें या फिर चीन का साथ दें। भारत की क्या स्थिति है इस मुद्दे पर, उसको भी लेकर के आपको यहाँ पर चर्चा करना है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।